जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की जो आगामी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का फॉर्म भी भरा जा रहा है इस टाइम, और जो भी स्टूडेंट्स ने पेट का एग्ज़ाम दिया है, परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है, और फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें और सही तरीके से करें। एक बार दो बार जांच करके भरे, फॉर्म गलती ना करें, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 11 हम आज बात करेंगे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस तरीके का क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अगर आप डेली जो जितना प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है अगर उतना कर रहे हैं तो आपको संभवतः पूरी लाभ मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 पे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो दिया है वो मैं पहले लिख दे रहा हूं आपको, ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे आपका 0 से लेके 9 तक कोई भी, 0 से लेके 9 तक कोई भी, और डी जो ऑप्शन है वो आपका 9 है। इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस चीज़ को पूरी समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर होगा, कौन सा अंक इकाई के स्थान पर होगा। मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ठीक है। अगर आप इन संख्याओं का क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ऑलवेज हमेशा 0 आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे हमेशा 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे हमेशा लास्ट में 7 आएगा। 3 त्रिक के 9 त्रिक के 27। 4 का क्यूब करेंगे हमेशा कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। और इन चीज़ों को मैं बताया भी हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। और 5 का क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा आपका, 5 आएगा। 6 का क्यूब किसी भी कंडीशन में कीजिएंगे तो 6 आएगा। और 7 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। 7 7 49 7 9 63, 3 आएगा। और इसका क्यूब करते हैं तो 8 64, 8 चौके 32, 2 आएगा। और 9 का क्यूब करते हैं तो 9, यहाँ 9 आएगा। अब देखिए कि क्या चीज़ें मिली हैं आपको, इस चीज़ में क्या आपको मिली है ये देखना है। तो पूछा है कि इकाई अंक पर क्या आ सकता है, तो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं जो हैं आपके यूनिट डिजिट पर आएंगी, यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर आएंगी, ठीक है। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं, यही आपसे पूछ रहा था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से विभाजित करने पर, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की। तो मैं क्या लेता हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 100 हो सकती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 100 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। 100 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो मैंने लिया कि सबसे छोटी संख्या जो होगी 3 अंकों की वो 100 होगी। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होगी तो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जो 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 बचा है तो 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 आएगा।
अब बताइए कि 16 के टेबल में या 16 के जो अब इसका पढ़ेंगे, गुणा वो करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे, तो 16 में ये संख्या है आपका 100, सबसे छोटी संख्या है। तो 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है ना। तो 96 से फिर आप बढ़ते जाइए आगे, 16 साथ कितना होता है 112। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 112 होगी, जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। इनसे क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। वो ऐसी कौन सी संख्या होगी, वो होगी 112। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम हम क्यों निकाले हैं, इस चीज को भी जान लीजिए। हम इसका एलसीएम इसलिए निकाले हैं कि ये तीनों संख्याओं से डिविजिबल है। ये जो है तीनों संख्याओं से ये डिविजिबल है 16। तो जो 16 इन तीनों संख्याओं से जो डिविजिबल है, तो जो इसका मल्टीप्लाई आएगा, जो इसका मल्टीपल आएगा, वो भी इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल होगा। और वही चीज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कोई समस्या नहीं, इस क्वेश्चन में होनी चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 4/8 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 1/3 इंटू 4/6। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये बताइए कि सबसे पहले क्या आप सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई, या इसका लेंगे तो कितना आएगा 3 और 2, 1/6। ठीक है, इंटू 4/6। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4/6। ये कैंसिल और ये कैंसिल, आएगा कितना आपका 2 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आपका आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कि इसे का सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुई। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और आप बेहतरीन कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इस सेट से जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कंटिन्यू तब। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस सेट से करने के बाद इस क्वेश्चनों से जो सीख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप और बुक से, ठीक है, और अगर आपके पास अदर बुक्स हैं मैथ की, तो आप प्रैक्टिस कीजिए उस बुक से और देखिए क्या क्वेश्चन आपका बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, बन पा रहा है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। ठीक है, राम है और मोहन है। ठीक है, इनकी आय का अनुपात जो है वो 8:3 है। ठीक है भैया, उसके बाद कह रहा है यदि इनकी आयों में अंतर 1000 रुपया है, यदि इनकी आयों में जो अंतर है इनकी आयों में वो कितना है 1000 है, तो पूछ रहा है कि राम की आय क्या होगी। ठीक, आपसे पूछ रहा है राम की आय क्या होगी। हमें ये बताइए कि ये तो हो गया राम की आय और ये हो गया मोहन की आय, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इनका जो अंतर है वो कितना है, यहाँ से 5 है। अंतर कितना है, यहाँ से 5 है। लेकिन ये अंतर 5 है नहीं, एक्चुअल में जो ये अंतर है ये 5 नहीं है। एक्चुअल में ये अंतर कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 200 की। ठीक है, तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1600 के। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो जो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, राम का आय जो होगा वो 1600 रुपया होगा। यही आपसे पूछ रहा था। तो राम की जो आय होगी वो कितनी होगी, 1600 होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। राम की आय कितनी होगी, 1600 होगी। बिल्कुल आसान तरीके से प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पूछे रहे हैं आपसे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाता है। चीनी का भाव क्या हो जाता है, 40% बढ़ जाता है क्या, भाव। ठीक है, तो कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े, ताकि परिवार का क्या हो, खर्च न बढ़े। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। 40% का अगर आप निकालेंगे फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हर क्लास में बताता हूँ
कि जो भी संख्याएं घटती हैं या बढ़ती हैं वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही घटेंगी बढ़ेंगी, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर ही घटेंगी और बढ़ेंगी। तो ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल वैल्यू हो गया, और ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो मतलब 5 का जो पहले उसका खर्चा था, अरे चीनी का भाव जो 5 था अब कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। जो पहले 5 था वो अब कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। तो जस्ट अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, अगर जस्ट आप इसका उल्टा कर देते हैं तो वो आपका आ जाएगा उपभोक्ता जो कि ना उपभोग कर रहा था। ठीक है, ये तो आपका भाव हो गया पहला और ये भाव हो गया दूसरा। मतलब पहले भाव 5 था और बाद में कितना हो गया 7 हो गया। और जो पहले खर्च था, ठीक है, जो पहले खर्च था वो कितना था 7 था और बाद में खर्च कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो वो अगर इतना कम कर दे, यहाँ से कितना कम कर दे 2 कम कर दे बटे कितने पे 7 पे इंटू 100, तो क्या हो जाएगा उसका जो खर्च होगा वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो पहले 5 भाव था तो वो खर्च कितना करता था, उसका उपभोग कितना करता था 7 करता था, और जब भाव 7 हो गया तो वो उपभोग कितना करने लगा 5 करने लगा। तो अगर वो कम कितना कर दे 2 कम कर दे तो उसका 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे के 7, इसे निकालेंगे तो 7 दूनी के 14, 6 7 8 56, 4 बटे के इतना परसेंटेज। ठीक है, वो अपना उपभोग कितना कम करेगा इतना करेगा, 28 सही 4 बटे के 7%। बिल्कुल आसान, ये क्या है आपका बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से है, कोई समस्या इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा बिल्कुल आसान तरीका, आपको कोई समस्या क्रिएट होने की आवश्यकता नहीं करनी है। आपको जितना क्वेश्चन कहता है आप उतना करते जाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी मिलेंगे, और आपको जो क्वेश्चन टफ करना, जो अटेम्प्ट करना है वो टफ वाला करना है, क्योंकि इजी तो आप कर लेंगे, इजी तो आप कर लेंगे, आपको टफ वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है, कितने की छूट देता है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। ठीक है भैया, अगला फिर क्या है, फिर उसने 20% का लाभ होता है और उसे 20% का लाभ भी होता है, 20% का उसे लाभ भी होता है। तो पूछा यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने वस्तु पे 20% का छूट दे रहा है तब भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। कह रहा है कि अगर वो छूट न देता तो अब कितना लाभ होता। अब देखिए यहाँ बिल्कुल आपको इजी वे में बताऊंगा और एक तरीके से बताऊंगा जो आप बेहतरीन करेंगे। 20% छूट का मतलब क्या होगा 1/5 हो जाएगा, और 20% लाभ का मतलब ये भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमपी पे दी जाती है, मार्क्स प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर दी जाती है। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पे होता है। ठीक है, एमपी जो है 5 है और 1 का छूट दे रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका एमपी और ये होगा ये आपका ESP 1। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। सीपी कितना है यहाँ पर 5 है तो ESP कितना हो जाएगा, 1 का लाभ के बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से आपको होनी चाहिए। ये हो गया। अच्छा ये बताइए हमें एक चीज, पहले वाले में क्या कहा है, ESP1 4 है और दूसरे कंडीशन में 6 है, जबकि दोनों कंडीशन में हमारा विक्रय मूल्य वो बराबर होगा, क्योंकि वो 20% की छूट दे रहा है तभी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो दोनों चीजों में विक्रय मूल्य तो बराबर होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य 4 है और यहाँ 6 है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ठीक है, तो जो नया बनेगा वो बनेगा 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और ये बन जाएगा आपका 10 और बन जाएगा 12। ठीक है, जो ब्लैक मार्कर से लिखा हूं वो आपका नया बन गया। अब सीपी कितना हो गया आपका 10 हो गया और जो मार्क्स प्राइस है वो कितना हो गया 15 हो गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर वो छूट ना दे तो वो क्या करे, छूट न दे। तो जब छूट नहीं देगा तो वस्तु कितनी बेचेगा, 15 में ही तो बेचेगा भाई। वो छूट नहीं देगा, पहले छूट देता था तो वो 12 का बेचता था, छूट देने के बाद 12 का बेचता था, अब वो छूट नहीं देगा तो कितने का बेचेगा 15 का बेचेगा। और क्रय मूल्य कितना है आपका 10 है, क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो 10 का सामान जब 15 में बेचेगा तो उसे लाभ कितने का होगा 5 का होगा कि नहीं होगा, 5 का लाभ होगा। और होगा कितने पे, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है बट्टे के 10 × 100, तो कितना का उसे लाभ होगा यहाँ से 50% का। यही आपसे पूछ रहा था कि अगर वो छूट नहीं देगा तो उसे लाभ कितने का होगा, तो उसे लाभ होगा जो 50% का लाभ होगा। ठीक है,
ये रहा है आपका आज का छठा क्वेश्चन, ये रहा है आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब लाइट भी चली गई है लेकिन फिर भी मैं क्लास कंप्लीट करूंगा। लाइट अभी चली गई है लेकिन हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, बेहतरीन। नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं फिर दोबारा उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से, ठीक है, उसने 5% की दर से 1440 रुपया, ठीक है, तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है, अब ये बताइए 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, इस चीज को समझ लीजिए। 3 वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए सेम होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है वो क्या होता है? P गुणे R गुणे N बटे के 100 होता है। ठीक है, ये होता है। आप यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 × 1440 × 3/100 प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि एक चीज और उसने दूसरा भी ब्याज लिया, 1650 रुपया और भी उधार लिया है, तो यहाँ भी कर देंगे आप कितना? 1650 × 4 × 3/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से आपको होनी चाहिए। ये मैं काट देता हूँ इससे, ये काट देता हूँ इससे, ये कट जाएगा 5 × 5 = 15, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा आपका 2। ठीक है, और यहीं से ये भी कट जाएगा आपका 2 और ये कट जाएगा आपका 72। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका? 3 दूनी के 6 और 3 सतह के 21 प्लस 3 दूनी के 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 6 14 की 4, 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 414। ठीक है, 414। तो जो ब्याज मिलेगा आपका वो कितना मिलेगा? ब्याज 414 मिलेगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस उसी पे रख देना था। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 414 रुपये। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, और ये चीज समझ गए होंगे, ये P जो होता है ये मूलधन होता है जो उसने उधार लिया है, R जो होता है ये दर होता है, कितने प्रतिशत? 5% और 4%। N जो होता है ये समय होता है कि कितने वर्ष के लिए वो ले रहा है। ठीक है, ये रहा है आपका 7वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3200 का 10%, ठीक है, P कितना दिया है? 3200। ठीक है, R जो दर दिया है वो दिया है 10%। कितने से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 672 हो जाएगा। ठीक है, जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 672 हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आपका मैं बता दूं फार्मूला क्या होता है, एक लगाने का तरीका आपका, जो CI होता है ना, CI A बराबर क्या होता है आपका? P1 + R/100 के पावर N होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका? जो आपका मूलधन होगा और जो ब्याज होगा दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32 6 3872। ठीक है, बराबर यहाँ 3200 P1 हो जाएगा, R कितना दिया है? 10%, 10 बटे के 100। N आपसे पूछ रहा है, आपको N नहीं पता है। अब क्या करेंगे आप? इसी इधर ला देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 3872 बटे के 3200 इक्वल टू 1 प्लस इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10 के पावर N। ठीक है, आप इसे काट दीजिए। अब देखिए क्या करता है, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 9 36। ठीक है, 2 बचेगा, 4 चौके 16, 4 3 12, कटेगा नहीं, 4 6 4 9 36, 2 27, तो 4 6 24, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 6 24, 3 4 बटे 32 बटे के 800। ठीक है, फिर से इसे काट दीजिए, 4 से फिर कटेगा, ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16,
और 4 दूनी के 8, और ये कटेगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, इसे एक बार और काट दीजिए आप, 121 बटे के 100 आएगा, बराबर इसे कर देंगे तो 11 बटे के 10 के पावर n आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 10 को 11 बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो 121 है उसी 11 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 11 बटे के 10 के पावर n। ठीक है, जब अगर बेस बराबर होता है, अगर ये बेस जो है, अगर ये बेस बराबर होता है तो ये पावर जो होता है आपस में बराबर हो जाते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 ईयर्स, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो समय कितना लगेगा 2 वर्ष, समय कितना लगेगा 2 वर्ष, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समय कितना लगेगा 2 वर्ष। इसका एक तरीका और है आपको करने का, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसको करने का एक तरीका आपका और है, इसे करने का एक तरीका आपका और है, इसे करने का कि किस तरीके से होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ रूट में, ठीक है, रूट में आप क्या करेंगे, जो आपका ए है और यहाँ पे जो आपका ए आता है, इसमें पी होता है, इसमें ए आता है, तो ए जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 3872। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसे आपको पहले काटना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो वही चीज़ें आएंगी जो वहाँ है, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ये भी आपका आसान है, वो भी आसान है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप पहले काटना पड़ेगा। जैसे क्या कहने का मतलब ये हुआ, कब इसमें से आपको काटना, 4 इसमें से कॉमन लीजिए, 4 इसमें से कॉमन लीजिए, तब भी वही होगा। दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 800 बचेगा, 2 निकाल लेंगे तो, लेकिन 4 है तो 2 बाहर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, 4 9 36 और 4 6 24 और 4 8 है 32। ठीक है, और फिर इसमें से क्या कॉमन लेंगे, फिर अब 4 कॉमन लेंगे बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 200 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ठीक है, ये चीज़ें। अब फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 फिर कॉमन लेंगे यहाँ से, मतलब 4 लेंगे तो बचेगा 2, मतलब 2 बाहर, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो 100, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 121 और यहाँ पे 100, तो ये निकालेंगे तो 10/11 फिर यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कितना हुआ यहाँ पे, अब यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए तो 10/11, तो मतलब n बराबर यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 2 ईयर्स आ जाएगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, आपको यही प्रोसेस सही है, वो भी प्रोसेस सही है। ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं, जो सही लगता है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि राम ने 12,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, राम ने कितना लगाया है 12,000, ये कौन लगाया है, राम ने लगाया है। 6 महीने के बाद रहीम ने भी 15,000 लगाया। ठीक है, रहीम ने कितना लगाया है 15,000 लगाया है 6 महीने बाद। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपये का राम को लाभ हुआ। ठीक है, जो राम को लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है 6400 का हुआ है। ठीक है, वर्ष के अंत में, तो रहीम का कितना लाभ होगा, आपसे पूछा रहीम का लाभ कितना होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, राम ने 12,000 रुपया लगाया, रहीम ने 15,000 रुपया लगाया, और राम जो है वो लगाया कितने के लिए 12 महीने के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए, जबकि रहीम ने कितने लगाया है 6 महीने के लिए, क्योंकि ये 6 महीने के बाद लगाया है और 1 वर्ष की बात की जा रही है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 बार हम इसे 6 से काट दीजिए, ये 2 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 8:5 आएगा। ये जो आता है ना, ये जो अनुपात हम निकालते हैं, ये लाभ का अनुपात आता है। ये जो अनुपात आता है वो लाभ का अनुपात आता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ लाभ का अनुपात आता है। अगर राम का लाभ जो है 8 है, लेकिन एक्चुअल में जो लाभ राम का है वो 6400 रुपया है। क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से लाभ है राम का वो कितना है 6400 रुपया है। तो जो 8 बराबर किसके होगा 6400 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 800 के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि श्याम का लाभ कितना, रहीम का लाभ कितना होगा, तो जब 1 यूनिट के बराबर 800 है तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 5 × 800, मतलब 4000 रुपया लाभ होगा किसको, रहीम को। और यही आपसे पूछ रहा था, तो रहीम को जो लाभ होगा कितना होगा 4000 रुपये का होगा। रहीम को जो लाभ होगा वो कितने का होगा 4000 रुपये का होगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत जो है वजन 21 kg है। ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं तो उनका औसत कितना है? 21 kg है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है? 22 kg हो जाता है। इतना हो जाता है, कितना हो जाता है? 22 kg हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि वो कहना क्या चाहता है। वो क्या कहना चाहता है ये बताइए। अगर वो 20 स्टूडेंट के पहले कितना था? 21 kg था। तो 20 स्टूडेंट का कितना था? 21 था। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो औसत है, तो टोटल जो 20 स्टूडेंट का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक अध्यापक को और शामिल कर ले रहा है, तो अब एक अध्यापक और शामिल कर लेगा तो 20 की जगह कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। और 21 की जगह कितना हो जा रहा है? 22 kg हो जा रहा है। तो अब कितना हो जाएगा? 22 kg। तो कितना हो जाएगा ये? 21 दुना के 42, 21 दुना के 42 या 46, 462 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। तो पहले जो 20 स्टूडेंट का टोटल जो वजन था वो 420 kg था, और जब 20 स्टूडेंट और एक अध्यापक हो गए तो कितना हो गया? 462। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? इसका अंतर कितना आएगा आपका? 42 kg आएगा। तो यही तो अध्यापक का वजन होगा। ये किसका वजन होगा? अध्यापक का वजन होगा। क्यों? क्योंकि 420 तो आपका 20 स्टूडेंट का है, और जो ये बढ़ रहा है 42 kg, तो वो कौन बढ़ रहा है? अध्यापक ही तो बढ़ रहा है एक। ठीक है, इसको एक चीज और आप कर सकते हैं कि कैसे, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जब 1 या 2 3 कुछ भी ऐड होते हैं, ठीक है, तो अगर नए जो ऐड होते हैं, नए अगर ऐड होते हैं या तो इसमें शामिल होते हैं किसी भी औसत में, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो पहले का होता है उसको गुणत्ते जितने बढ़ रहे हैं 1 प्लस कर देते हैं। जो नया वाला क्या होता है आपका? नया वाला औसत। तो नया वाला औसत कितना है? 22 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 42 kg। ठीक है, क्या करना होता है इसमें? अगर नया कोई शामिल हो रहा है और उसका अगर आपसे कुछ पूछता है कि वो कितना वजन का था, वो कौन सी ऐसी संख्या थी, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो पहले का जितने स्टूडेंट हैं वो इंटू जितने बढ़ रहे हैं गुणा वो कर दीजिए, प्लस जो नया औसत आएगा उसे जोड़ दीजिए, आपका वहीं आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ से आपको नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20 स्टूडेंट में अगर एक बढ़ रहा है तो 20 स्टूडेंट का तो उतना ही होगा, उतना ही होगा। जो बढ़ रहा है वही तो बढ़ रहा है अपना 22 kg औसत लेके, तो वो तो सब पे हो जाएगा, 20 स्टूडेंट पे हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 42 kg। कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का 10वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर पे। 11 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, ठीक है, 8 मैन जो हैं वो कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 8 आदमी 10 दिन काम करेंगे, 8 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद 4 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो 3 दिन तक लगातार कितने व्यक्ति काम करेंगे? 3 दिन तक तो यही 8 व्यक्ति काम करेंगे। 3 दिन लगातार तो यही 8 व्यक्ति काम करेंगे। तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 24 यूनिट। ठीक है, अब ये बताइए 80 यूनिट टोटल काम था, 24 यूनिट इन्होंने कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा है? जो शेष काम बचा है वो कितना बचा है आपका? 56 बचा है। ठीक है, 56 यूनिट बचा है शेष काम। उसके बाद क्या कह रहा है? तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर भाई साहब यहाँ से 4 आदमी चले जाते हैं तो अब बचेंगे कितने? 4 आदमी बचेंगे, और करेंगे कितना? यही 56 यूनिट काम करेंगे जितना शेष काम है, तो यही तो 4 आदमी करेंगे। तो ये कितने दिनों में करेंगे? 14 दिन में करेंगे। यही आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे? 14 दिनों में करेंगे। तो ये रहा आज का 11वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आज का क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई, जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को से गुजरने में वह कितना समय लेगा? ठीक है, टाइम पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, समय जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपान के स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है इस चीज़ को भी देख लीजिए। डिस्टेंस दिया है 150 और चाल दिया है कितना? 42। लेकिन जब मीटर में दिया है तो आपको इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 सत्ते के, ये 3 5 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 150 गुणित 3 अपान के 7 गुणित 5, ये काट देंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 नहीं के 90/7, कितना आ जाएगा आपका? 90/7। ये है आपका आंसर 90/7। अगर इसे काटना चाहते हैं तो 12 सही 6/7 सेकेंड, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो समय लगेगा वो 12 सही 6/7 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? 12 सही 6/7 सेकेंड। तो ये रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। आज कराया हूँ क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराया हूँ प्रैक्टिस सेट 11 में। आप सारे क्वेश्चन करिए, करने के बाद आप साइड से जो बुक रखे हुए हैं मैथ का, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना मैं जिस टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप देखिए कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जितना मैं बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इनका नोट्स बनाना है, ताकि आप हमेशा ये आपके माइंड में क्या करें, रिमाइंडर करता रहे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगर आप जब भी मैं क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।